हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर आपकी किताब के दूसरे पाठों के वीडियो भी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास देखिए, अभ्यास का फर्स्ट बिट देखिए। कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको समझाना है कि वो कैसे सही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, ये आपको समझाना है। देखो बच्चों, कर्मयोगी का क्या मतलब होता है। कर्मयोगी उन्हें बोलते हैं जो काम करने में विश्वास कर रखते हैं। कर्मयोगी वे व्यक्ति होते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है। और निष्काम क्यों उनके आगे लगाया गया है। निष्काम का मतलब होता है जब हम कोई काम बिना परिणाम के बारे में सोच कर करते हैं, उसके फल के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम हमारे लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, बस लगातार हम काम करते रहते हैं। जब हम हानि, लाभ, जीत, हार किसी के बारे में ना सोचकर बस लगातार हम काम करते रहते हैं तो उसे निष्काम बोलते हैं। तो शास्त्री जी को इसीलिए निष्काम कर्मयोगी कहा गया। अब इसका उत्तर देखिए। शास्त्री जी बिना किसी फल से मतलब यहाँ पर परिणाम से है कि आशा के संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। कर्म मतलब काम होता है। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। उन्होंने फल पाने के लालच से कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू मतलब महात्मा गांधी जी। अब इसका उत्तर देखिए। बापू देश के बहुत बड़े नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री में भी गांधी जी की ही तरह अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। गांधी जी के सभी गुण लाल बहादुर शास्त्री में थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी उनकी बापू से अधिक करीब थे। जो बापू में जो गुण थे वो सारे लाल बहादुर शास्त्री में थे। वो भी एकदम सिंपल जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे, सादगी में विश्वास रखते थे, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। शास्त्री जी का संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण जीवन श्रम मतलब काम करना, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो इसका उत्तर देखिए। शास्त्री जी को देश और समाज की सेवा में ही जीवन की सार्थकता लगती थी। वे कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे, मतलब काम करते थे। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। हाई फाई उन्हें कुछ भी पसंद नहीं था, एकदम सिंपल धोती कुर्ता वो पहनते थे। उन्होंने अपने सारे काम पूरी निष्ठा और लगन से किए। उनके सारे गुण बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बिट देखिए। अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए, स्वप्न मतलब ड्रीम, सपना में आए, तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। इसमें आपको आपकी कल्पना शक्ति के हिसाब से कुछ क्वेश्चन लिखने हैं कि आप गांधी जी से क्या पूछोगे और वो क्या उत्तर देंगे। मैंने भी कुछ लिखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैंने लिखे वही आपको लिखने हैं, आप दूसरे भी लिख सकते हो। तो देखिए, अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए, स्वप्न मतलब सपने में आए, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और वे मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। वे निम्नलिखित है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए। जैसे कि मैं मतलब मैं क्या पूछूंगा उनसे। गांधी जी, आपको देश को आज़ाद कराने की प्रेरणा किससे मिली, मतलब मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला। तो गांधी जी कहेंगे फिर कि जब मैं हमारे प्यारे देशवासियों और बच्चों पर अत्याचार होते देखता था तो मैं बहुत दुखी हुआ करता था। उनकी दुर्दशा और दुख ने मुझे अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा दी, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। गांधी जी, अहिंसा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे ना।
तो गांधी जी कहेंगे फिर कि अहिंसा से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, हमें जहाँ तक हो सके किसी भी जीव को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, मतलब हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। अब देखो तीसरा प्रश्न देखो, बापूजी सत्य क्या है? तो गांधी जी उत्तर देंगे कि सत्य का कभी नाश नहीं होता, वह हमेशा अमिट और अनंत रहता है, मतलब कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा रहता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, संवाद को आगे बढ़ाइए। संवाद मतलब डायलॉग राइटिंग होती है ना, वो है ये, तो जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, इसमें 2 तो दिए हुए हैं ऑलरेडी डायलॉग, और आगे के डायलॉग आपको खुद से लिखने हैं। तो इसमें रिया कह रही है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सुनील आंसर कर रहा है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो रिया पूछ रही है दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ठीक है, हायर एजुकेशन। तो सुनील बोल रहा है कि गांधी जी ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाने हैं, तो मैंने भी कुछ क्वेश्चन बनाए, मैं बता रही हूँ, पर आप दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हो। गांधी जी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे आप 1-2 क्वेश्चन सिंपल से बनाओ कि गांधी जी ने क्या नारा दिया था, गांधी जी किससे प्रभावित थे, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब रिया कह रही है गांधी जी जीवन में किन सिद्धांतों में विश्वास करते थे? तो सुनील इसका उत्तर दे रहा है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब आगे देखिए रिया क्या क्वेश्चन कर रही है अब नेक्स्ट गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? क्योंकि गांधी जी चरखा चलाते थे। सुनील बोल रहा है गांधी जी गरीबों की गरीबी दूर करना चाहते थे और स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते थे, खादी को बढ़ावा दिया ना गांधी जी ने, इसीलिए चरखे को महत्व दिया। रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो सुनील बोल रहा है कि गांधी जी वकील के रूप में, मतलब एडवोकेट थे ना गांधी जी, तो एडवोकेट के रूप में मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया था? राजनीति मतलब पॉलिटिक्स में किसको वो अपना टीचर मानते थे? तो सुनील इसका आंसर कर रहा है कि गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। अब नेक्स्ट रिया क्वेश्चन कर रही है, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फिर सुनील बोल रहा है कि गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों आपको 8 से 10 क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, पर मैंने उतने नहीं लिखे हैं, आप कुछ क्वेश्चन अपने खुद से लिख लीजिएगा गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। ये आपको बच्चों खुद से करना है, आपको अपनी कॉपी में ये पैसेज लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में, ये आपको खुद से करना है। अब आगे आप स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखिए। इसका पहला देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, और वो भी कैसे भी पूछ रहा है कि कैसे पूरा किया। तो इसका उत्तर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल लिया। देखो सडनली जब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे देखिए आप कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर आसीन होकर, मतलब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होकर देश की आकांक्षा को पूरा किया। तो इसका उत्तर क्या है? जैसे क्वेश्चन क्या है कि देश की किस आकांक्षा को पूरी की, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया और उस पर आसीन रहकर उन्होंने देश की आकांक्षा को पूरा किया। ठीक है, आगे देखिए, शास्त्री जी का चरित्र उच्च था। चरित्र मतलब उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अच्छे थे, वो अच्छे इंसान थे, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी, राष्ट्र हित के लिए कर्म करना उनके जीवन का उद्देश्य था। बस सिर्फ उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने राष्ट्र की भलाई के लिए काम किए जाए। तो उनके इन्हीं गुणों के बल से वे नेहरू जी की विरासत को संभालने, क्योंकि नेहरू जी थे पहले प्रधानमंत्री, फिर उनको बनाया गया, नेहरू जी तो एक्सपायर हो गए सडनली, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उन्होंने उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का
कठिन काम पूरा कर सके। बहुत ईमानदारी से उन्होंने वो काम किया है, ऑनेस्टी से किया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव है? गांधी जी से बहुत प्रभावित थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो उत्तर देखिए इसका, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी सामान्य जीवन जीते थे, मतलब एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। उनको देख के लगता नहीं था कि ये देश के प्रधानमंत्री है। एकदम सिंपल कपड़े पहनते थे, कुछ भी दिखावा नहीं था, कुछ भी शो ऑफ नहीं था, ठीक है। विनम्रता, पोलाइट बहुत थे। सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना कि लोगों की मुझे हेल्प करनी है, हमारे राष्ट्र की सेवा करनी है, उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। व्यक्तित्व उनकी पर्सनैलिटी में यही तो बात थी कि एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल में विश्वास रखते थे वो, और लोगों की सेवा में विश्वास रखते थे। आगे देखो, ये सभी गुण गांधी जी में भी थे। जो गुण गांधी जी में थे ना, गुण मतलब होता है गुड क्वालिटी, अच्छी आदतें, अच्छी बातें, जो सारी अच्छी आदतें गांधी जी में थी वही लाल बहादुर शास्त्री में थी। जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए, गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतों का उद्धार करने के लिए अछूत उद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का, आइडल बन गए गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री के, तो गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब आप अगला प्रश्न देखिए, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई कैसे हुई? इसका उत्तर देखिए, शास्त्री जी कर्म में विश्वास रखते थे, उनमें कर्म के प्रति निष्ठा थी, वे मेहनत करने की क्षमता रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सन 1937 मतलब 1937 के निर्वाचन से ही हुई। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो इसका उत्तर देखिए, शास्त्री जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा था कि वे भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, राइट देता है, साथ ही आप कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है, साथ में कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है, कुछ ड्यूटी भी हमें करनी है देश के प्रति, राइट भी दे रहा है हमें। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता की आज़ादी मिली हुई है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड देखिए, परिच्छेद में रेखांकित शब्द मतलब अंडरलाइन वर्ड्स के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो बच्चों देखो, एक पैसेज दिया गया है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? रीढ़ की हड्डी। इस तरह से पैसेज के जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका आपको अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है, और आपको फिर इनको सीक्वेंस में लिखना है। मैं बता देती हूँ, पहले मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूँ। जैसे कि रीढ़ आया है, तो रीढ़ का मतलब है मेरुदंड, अमिट का मतलब है अटल, आधारशिला का मतलब है नींव, खाद का मतलब होता है जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित मतलब विकसित या फिर आप कह सकते हो जिसमें पल्लव लगे हों, सौरभ मतलब सुगंध, सभ्य मतलब शिष्ट। अब आपको क्या करना है, जितने भी ये शब्द आए इनको आपको वर्णमाला के सीक्वेंस में जमाना है। जैसे वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों रहते हैं, तो स्वर में सबसे पहले क्या आता है? अ आ ई ऐसे आता है ना, अ आता है, तो अ से क्या बना शब्द? अटल, तो अटल सबसे पहले आएगा। अब वर्णमाला से स्वर का कोई भी शब्द नहीं है हमारे पास, तो हम व्यंजन पे आ जाएंगे। व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? क ख ग घ आता है, ठीक है। क ख ग घ से कोई भी शब्द नहीं है हमारे पास, फिर क्या आता है? च छ ज आता है, तो च छ ज में जमीन, ज से क्या बना? जमीन, तो जमीन आएगा फिर, ठीक है। ऐसे आपको सीक्वेंस में वर्णमाला के हिसाब से लिखने हैं। तो पहले आएगा अटल, फिर आएगा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, फिर आएगा पदार्थ, और उसके बाद आएगा नींव, फिर आएगा मेरुदंड, फिर आएगा विकसित, फिर आएगा शिष्ट, और लास्ट में आएगा सुगंध, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इस इकाई में हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में से
कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, मतलब अच्छे गुण, कौन कौन से उनसे शिक्षा ले सकते हैं हम कि हमें भी ऐसे गुण ग्रहण करने, अडॉप्ट करने हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, शास्त्री के जीवन से हम कई सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि श्रम, सेवा, दूसरे लोगों की सेवा करते थे, सरलता, विनम्रता और सादगी आदि। उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, बिना फल की इच्छा के करने चाहिए, बिना किसी लाभ के बारे में सोचकर हमें लगातार काम करना चाहिए। वो सबसे बड़ी सीख है जो हमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से लेनी चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए, हमारे कर्म के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण, डेडिकेशन ऐसा हो कि नहीं ये काम करना ही है, सब कुछ उन्होंने अपना दे दिया। ठीक है, देश को सब कुछ दे दिया अपना, तो हमारे कर्म के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमें राष्ट्र के लाभ हेतु कर्म करने चाहिए, कर्म मतलब काम। इस प्रकार शास्त्री के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में देखिए, फोर्थ वाला देखिए, इसमें क्या है कि थोड़ी सी स्टोरी दी है, स्टोरी है उसे आपको कंप्लीट करना, थोड़ी सी दी है, 2-3 लाइन की स्टोरी तो दी गई है, लेकिन जो आगे की स्टोरी है वो आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, अपनी कल्पना से लिखनी है। जैसे कि देखो, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी कह रही कि मैं शेर का जो घमंड है ना वो सारा उतार दूंगी। उसे बहुत प्राउड हो गया था शेर को। ठीक है, अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। ठीक है, तो अब इसका उत्तर देखिए, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, ये तो मैंने अपना खुद से लिखा है, लेकिन आप दूसरी स्टोरी भी लिख सकते हो कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा। ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि चींटी ने मन ही मन एक योजना बनाई, प्लानिंग किया उसने। वह अपने बिल में गई और अपने सभी साथी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां मिलकर शेर की गुफा में घुस गई। शेर सो रहा था। सभी चींटियां एक एक करके उसके शरीर पर चढ़ गई। कुछ चींटियां उसके कान में, कुछ पेट में, कुछ पैरों में चढ़ गई। शेर की नींद खुल गई। वह बहुत परेशान हो गया। उसने चींटियों से कहा कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तब चींटियों ने कहा कि तुम तो ताकतवर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तब शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटियों से माफी मांगी और बोला कि मेरा घमंड टूट चुका है। इस प्रकार सभी प्राणियों ने जीत की खुशी मनाई। आशा करती हूँ बच्चों कि ये जितने भी प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।